नाज़रीन, अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से दिल दहला देने वाली और इंतहाई अफसोसनाक तफसीलात सामने आ रही हैं। इस कत्ल पर कीनिया पुलिस का जो भी मौक़िफ़ था वो गलत साबित होता नजर आ रहा है। सहाफ़ी कामरान शाहिद ने गुज़िश्ता रोज़ अपने टेलीविजन प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि कत्ल से पहले सहाफ़ी अरशद शरीफ को 3 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनके नाखून उतारे गए, तशद्दुद से उनके हाथ की उंगलियां और पसलियां भी टूट गईं। कामरान शाहिद के मुताबिक अरशद शरीफ का कत्ल मंसूबाबंदी से हुआ। उनको गाड़ी से उतार कर इंतहाई करीब से गोलियां मारी गईं, जिससे अरशद शरीफ कत्ल किए गए। उस रोज उनके साथ मौजूद शख्स खुर्रम इनाम रास्ते की बजाय लंबे रास्ते से लेकर गया था। जियो न्यूज ने भी रिपोर्ट किया है कि अरशद शरीफ पर इंतहाई करीब से गोलियां चलाई गई और शवाहिद से मालूम होता है कि गोलियां चलती गाड़ी पर नहीं बल्कि खड़ी गाड़ी पर बरसाई गई। मैं यहां पे आगे बढ़ने से पहले 2 बातें आपको बताना चाहता हूं नाज़रीन। सबसे पहले तो जो तस्वीर शेयर की गई थी, जो विजुअल्स शेयर किए गए थे अरशद शरीफ साहब की रिस्पेक्ट, उनकी फैमिली और इस मामले की सेंसिटिविटी को खातिर रखते हुए, उनकी फैमिली के जज्बात को मलूज़ खातिर रखते हुए ना मैंने वो तस्वीर दिखाई है और ना ही मैं अपने किसी भी शो में वो तस्वीर दिखाऊंगा। इसके साथ साथ हमारी बहन जवेरिया सिद्दीकी साहिबा, जो कि अहलिया है अरशद शरीफ साहब की, वो भी हमारे साथ मौजूद है, मेरे साथ हैं लाइन पे। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपको इसकी डिटेल ज़रूर बताऊंगा, फिर मैं जवेरिया के पास जाऊंगा। इमरान खान ने नाज़रीन कामरान शाहिद के दावे पर सवाल उठाया है कि अरशद शरीफ की वालदा भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग रही हैं, लेकिन इन्हें नहीं मिली। फिर कामरान शाहिद को कैसे मिल गई? उन्होंने चीफ जस्टिस से यह मुतालबा भी किया कि पता कराएं किसको इतना गुस्सा था कि अरशद शरीफ को कत्ल करने से पहले उन पर इतना तशद्दुद किया गया। जब अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल किया गया तो कीनिया पुलिस ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी और यह बयान जारी किया गया था कि गलत फहमी और शनाख्त में गलती की वजह से अरशद शरीफ पुलिस की गोलियों का निशाना बने। पुलिस के सरकारी बयान में लिखा गया था कि अरशद शरीफ अपने भाई खुर्रम अहमद के साथ गाड़ी में जा रहे थे। जिस गाड़ी में अरशद शरीफ सवार थे उसका नंबर था KDG 200M और इस दौरान पुलिस इतला मिलने पर चोरी की एक गाड़ी का ताक़ुब कर रही थी और चोरीशुदा गाड़ी को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते में रुकावटें भी खड़ी की हुई थी। अरशद शरीफ जिस गाड़ी में सवार थे, जब वो नाके पर पहुंची तो रुके बगैर गुजर गई। इस पर गाड़ी को फायरिंग का निशाना बनाया गया और अरशद शरीफ बुरी तरह जख्मी हुए। लेकिन यह बयान देने के अगले रोज कीनिया की पुलिस ने एक और मौक़िफ़ बदला और यह दावा किया गया था कि जिन एहलकारों ने अरशद शरीफ वाली गाड़ी को रोकने का इशारा किया था, गाड़ी की जानिब से पहले उन पर फायरिंग की गई, जिस पर जवाबी फायरिंग की गई और अरशद शरीफ की मौत वाक़या हुई। अब वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में भी कीनिया पुलिस के मौके पर संजीदा सवाल उठाए जा रहे हैं। कीनिया की पुलिस ने जिस गाड़ी को चोरीशुदा करार दिया था और कहा था कि इस गाड़ी की गलत फहमी में अरशद शरीफ की गाड़ी पर गोलियां चलाई दी गई, गलती से वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक इस गाड़ी में तो ट्रैकर लगा हुआ था। इस वजह से पुलिस गाड़ी की लोकेशन से आगाह थी और गलत फहमी वाला बयान सरासर झूठ है। चोरीशुदा गाड़ी में लगा ट्रैकर गाड़ी की लोकेशन से लम्हा ब लम्हा पुलिस को आगाह कर रहा था। अरशद शरीफ को मगाड़ी में मारा गया। चोरीशुदा गाड़ी में लगा ट्रैकर दिखा रहा था कि वो तो नैरोबी में, बल्कि नैरोबी के मज़ाफ़ात में मौजूद है। चोरीशुदा गाड़ी का जो मालिक है, इसने भी बताया कि मेरी गाड़ी तो रात 9 बजे ही बाजियाब करा ली गई थी, जबकि अरशद शरीफ पर रात 10 बजे फायरिंग की गई और कत्ल किया गया। दोनों गाड़ियों की कंपनी, मॉडल और नंबर भी इतने मुख्तलिफ हैं कि पुलिस को किसी किस्म की गलत फहमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो गाड़ी चोरी की गई थी वो मर्सिडीज स्प्रिंटर थी। अरशद शरीफ जिस गाड़ी में सवार थे वो टोयोटा लैंड क्रूजर थी। इन दोनों गाड़ियों की साख्त, शक्ल, रंग जमीन आसमान का फर्क था। दोनों गाड़ियों के नंबर में भी फर्क था। अरशद शरीफ जिस गाड़ी में सवार थे इसका नंबर 200M था। पुलिस जिस गाड़ी की तलाश कर रही थी इसका नंबर 700F था। इसलिए यह बात मानी ही नहीं जा सकती कि पुलिस को इन दोनों गाड़ियों में कोई गलत फहमी हुई हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि गलत शनाख्त वाली बात झूठ है। अरशद शरीफ को टारगेट करके कत्ल किया गया। इसी पर बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अरशद शरीफ साहब की अहलिया जवेरिया सिद्दीकी साहिबा। जवेरिया साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अगेन ये जिस कदर अफसोस इस पे किया जाए और अब तो जिस तरह डिटेल सामने आ रही हैं, वाज़ेह तौर पर इस सब पे मुत्तफिक हैं कि ये कत्ल था। आपके इल्म में था कि जो कल कामरान शाहिद साहब की जानिब से बताया गया, जो कुछ उन्होंने दिखाया, क्या आप और उनकी फैमिली इससे वाकिफ थी? मेरे लिए बहुत सदमा था जो कल सब जो टीवी पे हुआ है, क्योंकि मैं बिल्कुल सोशल मीडिया और टीवी नहीं देख रही थी और मेरा एकदम से फोन जो है वो बॉडी पार्ट्स की तस्वीरों से भर गया। मैं सोशल मीडिया पे टैग सारे इससे भर गए, तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है। जब मैंने देखा तो मैं तो मतलब उस वक्त से अभी तक ऐसे हूँ जैसे मैं पहले दिन में थी जब मैंने उनको
मॉर्चरी में देखा था। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि जस्टिस ने भी अरशद शरीफ के लिए आवाज उठानी है तो वो आप लोगों का भाई था और मैं आप लोगों की बहन हूँ, क्योंकि हम एक सहाफती बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। हमें एक ब्रेकिंग न्यूज या स्कूप के तौर पे डील मत करें, इंसानों के तौर पे डील करें। और अगर आप उनके लिए इंसाफ की आवाज उठा रहे हैं तो उनकी तस्वीर को ब्लर करें। वो बहुत शर्मो हया वाले और शर्मीले इंसान थे, उनके बॉडी पार्ट्स को इस तरह ना दिखाया जाए। अगर आपने उनके लिए आवाज उठानी है तो बाकी सारा एरिया ब्लर करें और सिर्फ उस जगह को दिखाएं जो कि आपको लगता है कि ये इस हम केस के लिए आवाज उठा सकते हैं। मैंने जब वो तस्वीर जूम की, क्योंकि जब मेरी अरशद से मुलाकात हुई, मेरे हाथ में फोन नहीं था और मैं फोन नहीं लेके जा रही थी। मुझे अच्छा नहीं, हमने सबको ये रिक्वेस्ट की हुई थी कि कोई भी उनकी तस्वीरें और ये चीजें नहीं खींचेगा, क्योंकि हम सब बहुत हमेशा अपनी जिंदगी में प्राइवेट रहे हैं और मैं और अरशद किसी के लिए इंसाफ की आवाज उठाते थे तो ब्लर कर देते थे शनाख्त को या जख्मों को या जिस्म हमें लगाना पसंद नहीं था। और वही ज्यादती हमारे साथ की गई कि इस तरीके से जो है वो जस्ते खाकी की तौहीन की गई। जिन्होंने ये तस्वीरें लीक करवाई हैं तो वो हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे, ना कीनिया वाली ना पाकिस्तान वाली। आपको तस्वीरें शेयर करवाने की तो बहुत जल्दी है हर जगह पे, लेकिन मतलब आप वर्षा को जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे। मैंने अरशद को चेहरे, गर्दन और सीने तक देखा था, इससे ज्यादा नहीं देखा था, क्योंकि जाहिर सी बात है हम पे इतनी बड़ी कयामत टूट पड़ी थी। उस टाइम पे मैं एज ए सहाफी एक्ट नहीं कर रही थी, एज ए बीवी जो है मैं सारी चीजों को देख रही थी और मैंने बिल्कुल उनके हाथ नहीं देखे। लेकिन जब मैंने तस्वीरें जूम की हैं तो मैं उनका हाथ पे तिल था, उससे पहचानी हूँ कि ये उन्हीं का हाथ है। और ये हमारे लिए बड़ा सदमा और तकलीफदेह चीज है कि अगर इस तरह से तशद्दुद हुआ है और ये हुआ है तो तफ्तीश करें। लेकिन कौन कर रहा है तफ्तीश? कोई भी नहीं कर रहा, ना कीनिया वाले कर रहे हैं ना पाकिस्तान वाले कर रहे हैं। और हम बार बार अपील कर करके थक गए हैं कि हायर जुडिशल कमीशन बना दें या अक़वाम मुत्तहिदा इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। जब ये हो ही नहीं रहा तो हमें कैसे इंसाफ मिलेगा? बाकी जिसकी मर्जी है वो मीडिया ट्रायल करे, सोशल मीडिया पे चीजें वो करता रहे, इस तरह तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। सही कह रही हैं जवेरिया, सही कह रही हैं जवेरिया। यानी एक तो तस्दीक होती है कि वो जो तस्वीरें कल दिखाई गई वो अरशद भाई की ही थी, एक बात। अच्छा जवेरिया, ये जो दो लोग हैं, देखिए बड़ा कल से मैं ना खटक रहा है मुझे ये, इनफैक्ट आपको भी डेफिनेटली, कि इन लोग, जो खुर्रम साथ बैठा हुआ है इससे कुछ नहीं हुआ, ये साथ बैठा हुआ था। अगर तो अरशद भाई पे बाकायदा तशद्दुद हुआ, अगर नहीं बल्कि हुआ है तशद्दुद, इसका मतलब है इस आदमी का इसमें कुछ हाथ जरूर है। अरशद भाई ने कभी इन दोनों का जिक्र किया था आपसे कि इनके दोस्त हैं या इनको ये जानते हैं, ये खुर्रम और वकार को जिनके साथ वो थे? अरशद जब वहां पे गए थे तो आपको पता है कि वो मुल्क से बाहर क्यों गए थे? अपनी जान बचा के गए थे। वो किसी से डरते नहीं थे, लेकिन जो नंगा होकर यहाँ पे तशद्दुद करने का सिलसिला शुरू हुआ है वो चीज उनको जो है नापसंद थी। अब पता नहीं ये बात ऑन एयर जाएगी या नहीं जाएगी, बिल्कुल आप लाइव है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि उस चीज की वजह से वो यहाँ से गए थे। फिर दबाव करवा के उनका वीजा होने के बावजूद उनको दुबई से निकलवाया गया तो उनके पास वीजा ही मौजूद नहीं थे। और जब इन लोगों ने, मेजबानों ने उनको वहाँ पे पनाह दी तो वो बहुत टची थे इस चीज को लेके कि एक तो ये नहीं बताना कि मैं किस मुल्क में हूँ और एक तो ये नहीं बताना कि मेरे मेजबान कौन है, कि कहीं उनपे कोई मसला ना आ जाए। क्योंकि अरशद किसी लेजर ट्रिप पे नहीं थे, अरशद अपनी जान बचा के छुपे हुए थे। लेकिन चूंकि वो काम करने को मिस कर रहे थे इसलिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और मेरी और उनकी जब भी बात हुई फोन पे या वीडियो कॉल पे, उन्होंने अपने मेजबानों की हमेशा तारीफ की और कहा कि वो मेरा अच्छा ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि बतौर बीवी मैं इस चीज से बहुत मुझे तकलीफ होती थी कि पता नहीं उनको खुद काम तो नहीं करने पड़ रहे, क्योंकि हम उन्हें घरेलू काम कभी भी नहीं करने देते थे। हम खुद उन्हें हर चीज करके उनके हाथ में देते थे, कपड़े इस्त्री, खाना, सब कुछ। मैं तो इवन हर काम उनको हाथ से करके देती थी, जूते तक मैं खुद पॉलिश करती थी, वो मुझे मना करते थे। मुझे सिर्फ इस चीज की होती थी कि वहाँ उनकी कैसी देखभाल हो रही है, तो वहाँ पे मुतमईन थे और ज्यादा टाइम वो अपने पेंट हाउस में ही गुजारते थे और बाहर नहीं जाते थे। उनको मेरे ख्याल में इसीलिए टारगेट किया गया कि वो बाहर निकलें तो फिर उनको टारगेट किया जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये टारगेट करेंगे, लेकिन हम में से कोई भी जो उनके करीबी सर्कल में थे वो सबको कॉल्स करते थे, मुझे, अपनी दीगर फैमिली मेंबर्स को और इसके अलावा अपने कोलीग्स, दोस्तों को। लेकिन उन्होंने किसी को अपने होस्ट की आइडेंटिटी रिवील नहीं की हुई थी और ना ही मुल्क का बताया हुआ था कि वो कहाँ पे हैं। मुझे भी उसी दिन पता चला था जिस दिन उनकी शहादत हुई है, और उसके अगले रोज मुझे पता चला था कि उनके होस्ट कौन है। अच्छा, अभी आपको जवेरिया क्या लगता है, क्या ये मंतकी अंजाम को पहुंचेगा? मसला पता है क्या है, इतनी वाज़ेह चीज़ें हो गई हैं, इतनी
ओपन एंड शट चीजें हैं जो बातें आप बता रही हैं, जो बातें हमें पता चल रही हैं, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हमारे सामने आ चुका हुआ है, अब हम तो किसी चीज का बरह नहीं गया। डू यू थिंक इट विल रीच टू अ कंक्लूजन? ये तो आप जिस तरह जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स, मैं तो इद्दत में हूँ, मैं तो नहीं जा सकती ना इन्वेस्टिगेशन करने। आप लोग जाएं और पुलिस से पूछें कि हाँ बताओ कि किस किस ने इस जो है वो इस गाड़ी के ऊपर अटैक किया, कौन है वो पुलिस वाले, हमारे हवाले करो, हम उनको फांसी दें। उन्होंने एक बेगुनाह शख्स की जान ली। फिर जो उन्होंने झूठ बोला, एक बच्चा अगवा हुआ था, 24 साल का आदमी उनको एक बच्चा लगता है, और वो गाड़ी भी नहीं थी। अच्छा, फिर झूठ बोला कि अंदर से फायर, किसको फायर लगा है, किधर है वो, उसको क्या जमीन खा गई या आसमान खा गई? ये जगह आप लोग क्वेश्चन करें ना और एविडेंस लेकर आए वहां से कि अगर पुलिस जिम्मेदार है तो दो हमें वो सारे अहलकार, हम उनको यहाँ चौक में फांसी दें। क्यों नहीं दे रहे? किस चीज की? फिर पता चलेगा कि कौन था, किसने ये सब जो है वो प्लान किया है। क्योंकि मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि ये टारगेट किलिंग है, ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है। और वो शख्स जो मेरे शौहर को सोने की स्मगलिंग के साथ वो कर रहा था, अब किस मुंह से आकर वो ये कह रहा है कि ये कत्ल हुआ है या वो हुआ है? शर्म करनी चाहिए इन सबको कि अपने अपने हिसाब से अपनी सियासत के लिए मेरे शौहर की जो है इतनी अंधोनाक शहादत को, मौत को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ताउन वैसे कर रहे हैं जवेरिया अब आपके साथ अभी, मतलब ये अब तो कह रहे हैं जी कत्ल है और ये साजिश के तहत कत्ल है, अब तो मान रहे हैं खुद। कोई तो हमसे राब्ता नहीं कर रहा और हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही और लीक करवाई जा रही हैं चीजें, लेकिन हमें नहीं दी जा रही। और हम मुझसे किसी हुकूमती बंदे का कोई राब्ता नहीं, हालांकि सब मुझे जानते हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, अरशद की बेवा हूँ, क्या वो मुझसे राब्ता नहीं कर सकते, मुझे चीजें नहीं बता सकते? लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे कभी भी, मुझे पता है। तो जवेरिया कोर्ट से रुजू कर रही हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा नहीं, ठीक है जवेरिया, अब अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा नहीं लगता आपको इन ऐसे मामलात में तंग करना बार बार, लेकिन ये गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है। मैं तहाई मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह ताला अरशद भाई की जो रूह है उनको जवाल रहमत में जगह दे, उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। और सबसे बड़े कातिल जो है ना, कातिल उनके जो है, जिसने भी जो कत्ल किया, जिससे मावनत की, जिसने प्लान किया, जिसने मजबूर किया उनको, जिसने उनकी ज़िंदगी में किसी भी किस्म का रखना डाला, मुसीबत डाली, अल्लाह ताला उस सब को जो है वो कैफ़र किरदार तक इंशाल्लाह पहुँचाएगा। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। नाज़रीन, सहाफ़त और सहाफ़ियों के साथ पाकिस्तान में क्या कुछ होता है, इस जिक्र के बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत ने भी सियासतदानों को अजियत, नफरत, तकलीफ और शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं दिया। कोई सियासतदान बेआबरू करके निकाला जाता है, कोई फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है, किसी के नसीब में पत्थर और लाठियां आती हैं, कोई गोलियां खाता है, किसी को सिर्फ जख्म मिलते हैं, किसी को मौत भी मिल जाती है, मुकदमात, जेलों में तशद्दुद। पाकिस्तानी सियासतदान इस सब का भी सामना करता है। और अब एक और बदनुमा रिवायत सामने आई है। अब सियासतदानों की नाजेबा वीडियोस जारी की जा रही हैं, अहम और हसास गुफ्तगू की ऑडियोस जारी की जा रही हैं, जाती लम्हात की असल या जाली वीडियोस बनाई जाती हैं, फिर इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर जारी किया जाता है, बदनाम किया जाता है। अभी हाल ही में नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद की एक मुबैना वीडियो सामने आई है। इससे पहले पीटीआई के सेनेटर आजम सवाती भी निजी लम्हात की एक वीडियो का जिक्र करते हुए रो पड़े थे। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल भी सलाखों के पीछे रहे। इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि कैद के दौरान शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद किया गया। इस इल्जाम पर आईजी पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट पेश की कि शहबाज गिल पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ। ताहम बाद में सहाफियों के सवाल पर शहबाज गिल ने भी तस्दीक की कि इन पर जिनसी तशद्दुद किया गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज भी ऐसे ही रवैयों का शिकार हुई। कराची के होटल में उनके बेडरूम का दरवाजा तोड़कर शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया। उनका यह दावा भी है कि जब वो जेल में थी तो उनके बाथरूम और कमरे में कैमरे लगाए गए थे। पाकिस्तानी सियासतदान मुकदमात और गिरफ्तारियों के साथ साथ गोलियों का सामना भी करते हैं। अभी इमरान खान कातिलाना हमले में जख्मी हुए, इससे पहले एहसन इकबाल कातिलाना हमले में जख्मी हुए थे। जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। एएनपी के बशीर बिलोर दहशतगर्दी के हमले में शहीद हुए। एएनपी लीडर मियां इफ्तिखार हुसैन के बेटे भी दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए। बलूचिस्तान के साबिक वजीर आला सरदार अताउल्लाह मैंगल का बेटा अख्तर मैंगल का बड़ा भाई लापता हुआ और आज तक न मिल सका। पीपल्स पार्टी की रहनुमा साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो भी एक दहशतगर्द हमले में शहीद की गई।
सियासतदानों की गिरफ्तारियों और तशद्दुद का सिलसिला आमरों के अतबार में मजीद बढ़ जाता है। नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने बताया था कि मुशर्रफ के दौर में इन्हें जेल में भी डाला गया, कैद तन्हाई में रखा गया और तशद्दुद भी किया गया। जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने कराची के रीगल चौक में एहतजाज किया, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। सिर्फ मुशर्रफ दौर में मुशाहिदुल्लाह खान 8 मरतबा जेल गए। मुशर्रफ दौर में ही राना सनाउल्लाह के खिलाफ तशद्दुद की एक कहानी सहाफी हामिद मीर ने 4 जुलाई 2019 को अपने कॉलम में लिखी थी। उन्होंने लिखा, अक्टूबर 1999 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म की गई तो पार्टी के अक्सर रहनुमा गिरफ्तार किए गए। एक दिन राना सनाउल्लाह ने सरदार जुल्फिकार खोसा से कहा कि मुशर्रफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी चाहिए। इससे अगले ही दिन राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया और थाने में उल्टा लटका कर मारा गया। फिर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने फौज के खिलाफ नफरत अंगेज पंफलेट लिखा है। राना सनाउ पर गद्दारी का मुकदमा बनाया गया, लेकिन अदालत ने 3 माह बाद इन्हें रिहा कर दिया। फिर 8 मार्च 2003 को फैसलाबाद में कुछ नकाबपोशों ने राना सना को अगवा किया, उन पर लोहे के रॉड बरसाए और ब्लेड से उनके जिस्म पर जख्म लगाए। फिर राना सना के हाथ पांव बांधे गए, उनकी मूछें भवें और सर के बाल मूंढ दिए गए और फैसलाबाद लाहौर मोटरवे के रास्ते में फेंक दिया गया। नून लीग के ही एक और रहनुमा जावेद हाशमी पर भी मुशर्रफ दौर में गद्दारी का मुकदमा बनाया गया और कैद किया गया। कैद के दौरान जावेद हाशमी को भी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनका सर दीवार से टकराया गया और मार मार कर उनकी खाल उधेड़ दी गई। जनरल मुशर्रफ के दौर में परवेज रशीद पर इस कदर तशद्दुद किया गया कि जब उनकी बेटी मुलाकात को आई तो परवेज रशीद के जिस्म के हसास हिस्सों से खून बह रहा था। जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की तो इन्हें और उनके भाई शहबाज शरीफ को अटक के किले में कैद किया गया, काल कोठरी में रखा गया। नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज ने पार्टी की बागडोर संभाली और लाहौर से इस्लामाबाद मार्च का प्रोग्राम बनाया तो क्रेन के जरिए उनकी गाड़ी उठा ली गई। नवाज शरीफ को कैद के दौरान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए हथकड़ी लगाई जाती। नवाज शरीफ बताते हैं कि एक बार पुलिस एहलकार इन्हें हथकड़ी लगाते लगाते रोने लगा। आसिफ जरदारी ने तो 11 साल कैद काटी और इन पर कोई इल्जाम साबित भी ना हुआ। जेल में इन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जब उनकी हालत इंतहाई गैर हो गई तो यह इल्जाम लगाया गया कि आसिफ जरदारी ने तो खुदकुशी की कोशिश की। ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के दौरान भी सियासी कारकुन यहां तक के सहाफी भी रियासती तशद्दुद का निशाना बनाए गए, यहां तक के कोड़े भी मारे गए। और जब पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुनों को कोड़े मारे जाते तो वो जवाब में जीए भुट्टो का नारा लगाते थे। तशद्दुद का शिकार सिर्फ मर्द सियासतदान ही नहीं बल्कि खवातीन भी बनाई गई। जब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया तो उनकी अहलिया नुसरत भुट्टो मैदान में आई। उन्होंने जमहूरियत की लड़ाई भी लड़ी और अपने शौहर की जिंदगी की लड़ाई भी लड़ती रहीं। दूसरी लड़ाई तो वो हार गई, लेकिन मार्शल लॉ के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने पर इन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में उन पर लाठियां बरसाई गई, उनके सर पर चोटें आईं और 12 टांके लगे। सियासतदान तशद्दुद के साथ साथ भैंस चोरी और पानी चोरी जैसे झूठे और बेबुनियाद केसेस का सामना भी करते हैं। इमरान खान दौर में राना सनाउल्लाह के खिलाफ हेरोइन बरामदगी का केस बनाया गया। उस वक्त केस की सच्चाई पर कस्में खाई गई, लेकिन हुकूमत खत्म होने पर खुद PTI के रहनुमाओं ने एतराफ किया कि केस गलत बनाया गया था। 90 की दहाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था। उस वक्त शेख रशीद पर यह मुकदमा दर्ज हुआ कि उन्होंने क्लाशनकोफ लहराई है। अपने इंटरव्यूज में शेख रशीद कहते हैं कि वो खिलौना क्लाशनकोफ थी, लेकिन उसके बावजूद शेख रशीद को 7 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। नवाज शरीफ बज़ाहिर जमहूरी लीडर हैं, खुद तैयारा हाईजैकिंग जैसे बेबुनियाद मुकदमे का सामना कर चुके, लेकिन खुद उन्होंने 1998 में इमरान खान की साबिक अहलिया जमामा खान पर टाइल्स की स्मगलिंग का पर्चा कटवाया था। पाकिस्तान में जिसने भी सियासत की है जेलें, छड़ियां और हथकड़ियां उसकी जिंदगी का हिस्सा रही हैं। पाकिस्तानी सियासतदान को कभी बदनामी दी गई तो कभी मौत दे दी गई। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सीनियर रहनुमा जनाब अब्दुल्ला साहब है। हामिद साहब, सियासतदानों पर तशद्दुद हुआ, कस्टोडियल टॉर्चर भी हुआ, एक दूसरे के खिलाफ भी एक मुकदमे बनाए गए, बुरा सलूक होता रहा। प्रॉब्लम यह है कि बाकी जितनी भी कम्युनिटीज हैं, जितने भी इदारे हैं, जब किसी एक पर आंच आती है वो इकट्ठे हो जाते हैं। आप सियासतदान एक दूसरे के साथ इकट्ठे क्यों नहीं होते? आप में सियासी तफरकाबाजी इतनी है कि किसी एक को चोट लगे, किसी एक पर तशद्दुद हो तो दूसरे उसका मजा लेते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अली भाई, मेरे ख्याल में सियासतदान जब इस किस्म के इशूज आते हैं
हमेशा एक हो जाते हैं। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इशू हो, बेनज़ीर भुट्टो का इशू हो, या उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के हमले हुए हैं। मसलन दहशतगर्दी की जंग में मौलाना फजल रहमान साहब पर 5 हमले हुए, उसमें 3 खुदकुश हमले थे। हमारे सीनियर क़ियादत को निशाना बनाया गया। कौमी असम्बली के मेंबर रहे थे मौलाना हसन जान साहब, मौलाना मिराजुद्दीन साहब, मौलाना नूर मोहम्मद साहब, डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो साहब सेनेटर रहे थे। कितने नाम मैं आपको बता दूं। ये शहीद हुए, अल्लाह को प्यारे हो गए, बाकायदा निशाना बनाया गया। इसी तरह ANP के साथ हुआ। बिलोर ख़ानदान आपके सामने, इफ्तिखार मियाँ इफ्तिखार का बेटा आपके सामने। और कौन सा वो कम्युनिटी है, अगर आप मजहबी हवाले से देखें, न देवबंदी को माफ़ किया गया, न बरेलवी को माफ़ किया गया, न सुन्नी को, न शिया को, न मुकल्लिद को, न गैर मुकल्लिद। नहीं अगर आप मैं आता हूँ मैं ये कह रहा था कि वो जो कस्टडीज के दौरान सियासतदानों पर टॉर्चर होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो खुदकुश हमले तो हुए। जो रियासती कस्टडी में जब सियासतदान होता है, जब उस पर टॉर्चर होता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उस पर आप मिलकर आवाज नहीं उठाते हैं सर। आप जिसको आप इशारा करते हैं, आप 2 चीज़ों को इशारा करते हैं। आप एक आज़म स्वाति की मसले को इशारा करते हैं, एक इमरान खान के मसले को इशारा करते हैं। मुझे अंदाज़ा हुआ। अब आप बताइए, आज़म स्वाति का जो मसला आया, जो कुछ हुआ उनके साथ, जो आज़म स्वाति ने उसका इजहार किया और वो बताया कौम को, सबसे पहले मैंने इसको बेहयाई और शर्मिंदगी और बेहूदगी कहा। आपने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि मैं छोटा आदमी हूँ। नहीं सर, आप बड़े आदमी हैं सर, इसमें कोई शक नहीं। आपने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि मैं छोटा आदमी हूँ। छोटे आदमी के साथ फिर मैं मौलवी हूँ, फिर मेरी पगड़ी और दाढ़ी है। इस वजह से आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देता है, न पूरी कौम को सुनाई देता है। इस मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत नहीं की कि ये जो कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है। इसी सिलसिले में इमरान खान पर जब हमला हुआ, उसके पस मंजर क्या था उसका। सबसे पहले मैं बैसत तर्जुमान PDM 8 पार्टियों का स्पोक्समैन मैंने किया। मौलाना फजल रहमान साहब ने, पूरी सियासी क़ियादत ने PDM की और हुक्मरान इत्तेहाद बशमूल पीपल्स पार्टी, ANP जितने भी है, सब ने इसकी मजम्मत की और इसको नाकाबिल माफ़ी जुर्म करार दिया। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि उस तरफ से जो ज़बान इस्तेमाल किया जाता है, वो अपने आप को फरिश्ता समझते हैं, अपने आप को पाकिस्तान का वफादार समझते हैं। बाकी हम सब बुरे हैं, हम सब डाकू हैं, हम सब लुटेरे हैं, हम सब गद्दार हैं। जैसे कि पूरे 4 साल हुकूमत में भी आप यही सुनते रहे, आज भी हम यही सुनते हैं। कंटेनर पर वो खड़े होके यही सुनते हैं। इसमें हमारा जो हाफिज साहब अर्ज ये देखें, अगेन ये मेरा इशारा यकीन जानिए ना खाली इमरान खान की तरफ था, ना खाली सेनेटर आज़म स्वाति की तरफ था। मैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की बात भी कर रहा हूँ जब उनको कस्टडी में रख के टॉर्चर का निशाना बनाया गया। मैं राना सनाउल्लाह की बात भी कर रहा हूँ जब उनको टॉर्चर का निशाना बनाया गया। बेशुमार ऐसे नाम है जो मैं गिनवा सकता हूँ आपको। मैं बात कर रहा हूँ सियासतदानों के साथ जो कस्टोडियल टॉर्चर होता है। आपने कहा आवाज उठाई, बहुत अच्छा किया। किबला अर्ज ये है कि आवाज उठाना क्या काफी है? क्या इसको आप इनको इंसाफ कभी नहीं दिलवा सके? क्यों बात जो है वो सिर्फ आवाज उठाने से शुरू होती है, आवाज उठाने तक खत्म हो जाती है? सियासतदान तो इससे भी बढ़ के कुछ कर सकता है सर। देखिए, सियासतदान वो तबका है जिस पर आप भी तनकीद करते हैं, आम आदमी भी तनकीद करता है, दिगर पार्टियां भी तनकीद करते हैं। एक 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 पता नहीं सियासतदान को लोगों ने क्या समझा, ये सबसे बुरा माशरे में अगर लोगों ने समझा तो वो सिर्फ और सिर्फ सियासतदान को। मुझे बताइए, ये पाकिस्तान के जितने भी इदारे किसी पर आई एम रियली सॉरी सर, आई हैव टू कट यू हियर, आई विश आई हैड मोर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल्ला साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हम हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि इस वक्त आर्मी चीफ के मामले पर एक और बहस चल रही है। वो बहस उनकी एक्सटेंशन के हवाले से भी है या फिर नए आर्मी चीफ के तकरीर के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं, सब आपको बताएंगे इस वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद हाज़िर मुल्क की सियासत में बैक वक्त कई चीजें चल रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में अपने बड़े भाई और पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। खबरों के मुताबिक दोनों की मुलाकात में तय पाया है कि सियासी उमूर पर कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा, तमाम फैसले मर्जी से किए जाएंगे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में आर्मी चीफ की तकर्री और आइंदा इंतखाबात पर भी मुशावरत की गई। गुज़िश्ता रोज दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने खबर दी थी कि चंद हल्कों ने नून लीग को तजवीज़ दी है कि जनरल बाजवा को ही बतौर आर्मी चीफ बरकरार रखा जाए, लेकिन जनरल बाजवा का दो टोक मौक़िफ़ है कि वो मुद्दत मुलाजमत में तौसीर नहीं लेंगे और उन्होंने मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के अलविदाई दौरे भी शुरू कर दिए हैं। आज जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट और मंगला गैरिजन का दौरा किया, अफसरों और जवानों से अलविदाई मुलाकात की। तहरीक इंसाफ ने भी अपना एहतजाज का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिससे अवाम परेशान है। आज भी मोटरवे पर इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद किए गए। ताहम रावलपिंडी इस्लामाबाद में कई मकामात से धरना खत्म कर दिया गया है। इसके साथ साथ इमरान खान पर कातलाना हमले के बाद टूटने वाला लॉन्ग मार्च का सिलसिला दोबारा वजीराबाद से ही बहाल कर दिया गया है। इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए शुरका से खिताब किया और कहा लॉन्ग मार्च की टाइमिंग वो खुद तय करेंगे। इमरान खान ने रोजाना डॉन को भी एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने एतराफ किया सियासत से फौज का किरदार मुकम्मल तौर पर खत्म करना मुमकिन नहीं। इमरान खान का कहना था कि फौज की ताकत का तामीरी इस्तेमाल किया जाए तो मुल्क इदारा जाती बहरान से निकल सकता है। इससे पहले इमरान खान अपने बयानात से मुतअद्दिद बार यह तासुर दे चुके हैं कि वो फौज से अपने हक में मदाखलत चाहते हैं। खुद ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कह चुके हैं कि फौज आइन के तहत गैर जानिबदार रहना चाहती है और इस बात पर इमरान खान फौज को तनकीद का निशाना बनाते। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जनाब तलाल चौधरी साहब। थोड़ी देर में हमें आलिया हमजा साहब भी ज्वाइन कर लेंगी। तलाल चौधरी साहब, ये जो नए आर्मी चीफ पर बात हो रही है और ये खबरें हैं कि आपकी क़यादत को मशवरा दिया जा रहा है कि वो मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन कर दें, फिलहाल जो है वो नई तकर्री मौखर कर दें, किस हद तक ये बात दुरुस्त है कि आपकी पार्टी में ऐसी सोच पाई जाती? देखिए, एक तो पिछले 6 महीने से कोई भी हर चीज को आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की तरफ ही वो इशारा किया जाता है और इस मुल्क में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ करने के लिए इसे अंडर डिस्कशन रखा गया है। और खुसूसन सियासत में ये पहली दफा देखा है कि सियासत किसी भी अवामी जो मुतालबात है, अवाम के लिए जो सहूलतें हैं, कोई बिजली गैस, किसी की कीमतें, रोजगार और इकोनॉमी के हवाले की बजाय एक जो मरकजी नुक्ता है वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को बना दिया गया। कोई मीटिंग हुई है या नहीं, उसके बावजूद हर मीटिंग को और हर चीज को, इवन लॉन्ग मार्च को कनेक्ट कर दिया गया है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से। मेरा ख्याल है इसको अंडर डिस्कशन इतना नहीं लाना चाहिए। यकीनन जो भी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होगी कानून के तहत होगी और पाकिस्तान को एक ऐसे आर्मी चीफ की जरूरत है और ऐसे आर्मी की जरूरत है जिसका जो मुतनाज़े ना हो। सो इसको मजीद हमें मुतनाज़े नहीं बना रहे हैं, लेकिन मुतनाज़े हम तो नहीं बना रहे, तो शुरू दिन से मुतनाज़े रहा है ये टॉपिक और आपकी तरफ से, सियासतदानों की तरफ से ही इसको मुतनाज़े किया जाता है। सवाल मेरा बड़ा प्रिसाइज था कि क्या मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के हवाले से कुछ सोच पाई जाती? देखिए, मेरे इल्म में किसी किस्म की कोई बात नहीं है। कोई भी जो बात होगी उसको अवाम को इत्माद में लिया जाएगा। कोई काम भी किसी पॉलिटिकल प्रेशर पर, किसी लॉन्ग मार्च, धरने के थ्रेट से या किसी के जाती पसंद नापसंद की बजाय पाकिस्तान के मफाद और अदारे के मफाद को सामने रखकर किया जाएगा। इस बात पर हम बिल्कुल क्लियर। ठीक है चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कीमती वक्त का वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी मोहतरमा आलिया हमजा साहब। ब्रेक के बाद हाजिर हैं मोहतरमा आलिया हमजा हमारे साथ हैं। आलिया साहब शुक्रिया। ये अब जो आपका लॉन्ग मार्च है इसकी इस वक्त सूरत हाल क्या है, ज़रा ये बताइएगा। मैंने आपसे बाकी सवालात भी करने हैं, लेकिन पहले ज़रा ये बताएं कि मोमेंटम आपका अभी भी कायम है लॉन्ग मार्च का?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि देखें, हुकूमत तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। एक हुकूमत तो चल रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू चल रही है। वहां पर ये तो एक डमी वजीर आजम है जो सारे फैसले अपने भगोड़े बड़े भाई से करवा रहा है। उसे तो यहाँ तक भी एतबार नहीं है, उसे तो इतना एतबार नहीं है कि उसका घर या पाकिस्तान में उसकी मीटिंग कोई सिक्योर है, तो वहां जाकर वो एक अननोन जगह के ऊपर अपने भाई से मुलाकात करके इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो मुल्क पर मुसल्लत करना इस मुल्क के लिए सिर्फ शर्मिंदगी हो सकती है। और उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो इलेक्शंस के अंदर जाएंगे जो खुद अवाम से भागते हो, जो बैलेट से भागते हो और जिनका अवाम के अंदर कोई स्टेक ना हो, तो ये तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन हमारा लॉन्ग मार्च बड़े जोरों शोर से जारी और सारी है। वजीराबाद से पिंडी की तरफ 5 जगहों से आज लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ है। फैसलाबाद झंग से, सरगोदा से पिंडी की तरफ, पेशावर वैली से पिंडी की तरफ, साउथ केपीके से पिंडी की तरफ, हजारा डिवीजन से पिंडी की तरफ। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि हम कितने सिस्टमैटिकली इस लॉन्ग मार्च को लेकर चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन इमरान खान साहब उस वक्त तक जब हम पिंडी पहुंचेंगे तो इस लॉन्ग मार्च की क़यादत खुद करेंगे। ठीक है। अच्छा, साथ में से भी ये भी बताइए मुझे आलिया साहबा कि आपने इस पूरे प्लान के अंदर क्या ये आपने सामने रखा है कि व्हेन यू फेस रेजिस्टेंस तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए अली हैदर साहब, हमने रेजिस्टेंस कब फेस नहीं की है? वो कौन सा वक्त है जब पीटीआई ने रेजिस्टेंस फेस नहीं की है? 9 अप्रैल से लेकर कौन सा ऐसा हर कदम के ऊपर, क्या 25 मई हम भूल जाएंगे? क्या उसके बाद हम 17 जुलाई को भूल जाएंगे कि जब इनके अंडर, इनकी पंजाब गवर्नमेंट के अंदर हमने एक ऐसा इलेक्शन लड़ा था जब पूरी रियासत हमारे अगेंस्ट थी? या अब हम ये सब कुछ भूल जाएंगे कि इमरान खान साहब के ऊपर 24 FIR कटवाई गई? या हम ये भूल जाएंगे कि हमारे लीडर के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है? या कल ये हम भूल जाएंगे कि अरशद शरीफ शहीद साहब को किस चीज की सजा मिली है? तो कब हमें रोका नहीं गया, कब हमारे आगे हिंडर करने की कोशिश नहीं की गई? तो आप सिर्फ इतना बता दें, रेड लाइन क्या थी? रेड लाइन ये थी कि इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला करना। उसके बाद पीटीआई के लिए कौन सी कसर बाकी रह गई है? तो इसलिए ना हमें किसी चीज का डर है, ना हमें किसी चीज का खौफ है। हम तो निकल पड़े हैं। असल में छुपे हुए तो कुछ और लोग हैं जो उस 24 किलोमीटर की सराउंडिंग्स के अंदर बैठे हुए हैं, ना वो उससे बाहर निकल सकते। उसी को वो एक किला बनाए हुए हैं। कभी वो रेड जोन को इंक्रीज कर देते हैं, कभी उसे कंटेनरिस्तान बना देते हैं, कभी वो 30,000 जो है रेंजर्स के, सिंध पुलिस के या इस्लामाबाद पुलिस के लोगों को वहां डिप्यूट कर देते हैं। अच्छा अली साहब, दूसरा मुझे एक और बात बताएं। ये देखिए, पाकिस्तान बंद करने की आप बात कर रहे हैं और ये फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी अपोजिशन जो है वो मार्शल लॉ लगवाना चाहती है। मार्शल लॉ तो आप लगवाना चाहते हैं। जब पाकिस्तान बंद कर देंगे आप पूरे का पूरा, और आप कहते हैं ना गले पे, गर्दन पे नाखून रख के आप अपनी बात मनवाएंगे, फिर तो मार्शल लॉ लगेगा। आप फर्ज कीजिए एक लम्हे के लिए कि यही आपके साथ हो, जब आपकी हुकूमत आ जाए, अपोजिशन अर्ली इलेक्शन की डिमांड करना शुरू कर दे किसी भी वजह से जो उनको सही लगती है, जैसे कि आपको सही लगता है कि जनाब आपको अर्ली इलेक्शन में जाना चाहिए, तो क्या ये ऐसे ही होता रहेगा? फिर मैं बार बार एक चीज को क्लियर कर दूं, ये जो लोग ये कहते हैं ना अर्ली इलेक्शन पीटीआई की जरूरत है, अर्ली इलेक्शन पीटीआई की जरूरत नहीं है। अर्ली इलेक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जरूरत है। पहले तो एक ये कंफ्यूजन, आपको किसने बताया कि पाकिस्तानियों की जरूरत है? ये किसने कहा आपसे? मैं उसी तरफ आने लगी हूँ। मैं इसलिए उस तरफ आने लगी हूँ कि जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो हमारे सामने है। जो 12% की महंगाई थी वो 45% की महंगाई पहुंच गई है। एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, इंपोर्ट्स के लिए एलसीज़ खुल रही हैं, रिमिटेंसेस में कोई पैसे नहीं भेज रहा है, कोई कर्ज देने को इस मुल्क को तैयार नहीं है। डॉलर की जो, जिसको ये स्टेबल डॉलर कह रहे हैं ना, वही सागदार आएगा तो 200 से नीचे का डॉलर जाएगा और पेट्रोल के अंदर रिलीफ होगा। तो आप ये देखें, IMF भी डू मोर की ठीक है। आलिया साहब, ताही मशकूर हूँ, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।